हमारा फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इस देखिए आपकी फर्स्ट ईयर में क्योंकि लेट सेशन स्टार्ट हो रहा है इस वजह से कुछ टॉपिकों को काटा जाएगा, तो वो अभी एक्चुअली हमें नहीं पता कि किस सेक्शन में से काटा जाएगा, इसलिए मैं बजाय आपकी फर्स्ट यूनिट के मैं लास्ट यूनिट से आपके सेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे सारा पढ़ाएंगे। लेकिन जो हमें पता है कि ये टॉपिक पूरा आना है तो उस टॉपिक में से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रवाल भित्ति। ठीक है, प्रवाल भित्ति कह लीजिए या इसको मूंगा भी कहते हैं। ठीक है, मूंगा या प्रवाल आपने देखा होगा रिंग में यहाँ रेड कलर का स्टोन ईंट जैसा लगा होता है वही, या हरे कलर का भी होता है। अगर रंग की बात करूँ ये कलर्स में मिलता है, रंग होते हैं इसके, सफ़ेद रंग का होता है, हरे रंग का होता है, लाल रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। ये जो इसके रंग हैं ये रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितना क्या कार्य हुआ है। अगर मान लीजिए कारण बता देती हूँ कि ये जो जीव होता है वाइट कलर का बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, जैसे मधुमक्खी अपना छत्ता नहीं बनाती ऐसे ये भी अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं। इसमें एक कीड़ा ना होकर हजारों लाखों कीड़े होते हैं जो कि पानी में घुले हुए चूने को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए ठोस नहीं ले सकते, पानी में जो घुला हुआ चूना होगा वो भी हम नहीं घोल के देंगे, वो एक्चुअल प्राकृतिक रूप से जो घुला हुआ चूना होता है उसको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर उसी से अपने बाहर एक हार्ड सुरक्षा कवच तैयार करते हैं जिससे ये बच सके अपना जीवन। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। जब एक कीड़ा मर जाता है तो उसके अस्थि पंजर के ऊपर दूसरा कीड़ा नीचे से आके उसके ऊपर अपनी कॉलोनी बनाता है, फिर तीसरा, धीरे धीरे मरते जाते हैं। कॉलोनी 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर ऐसे करते करते बहुत ऊंची एक दीवार नुमा आकृति बन जाती। कई बार ये हमें पानी के बाहर भी दिखाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति। ये प्रवाल भित्ति जो है एक समुद्र में पाई जाती है और इसके पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस होती हैं कि जहाँ ये पाई जाएंगी। तो उन कंडीशनों की भी बात करें तो एक बहुत ही सुंदर संरचना होती है। इसके अलावा कई जगह आपको लाल पीले रंग की भी देखने को मिलेगी। मैंने जहाँ रासायनिक प्रक्रिया कैसे काम कर रही है उसके आधार पे इसके का रंग चेंज होते रहते हैं प्रवाल भित्ति के। अगर सबसे बड़ी बात करें कि प्रवाल भित्ति के निर्माण में कौन कौन सी स्थलाकृतियों का होता है, तो फोरामिनीफेरा ये इसकी क्या है स्थलाकृतियाँ क्या बनी। फोरामिनीफेरा ये आपको कुछ शब्द हो सकते हैं, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगी। मोलस्क हैं, साइंस में आपने कुछ टर्म्स पढ़े होंगे, मोलस्क हैं, फेरामिना है, नलीपोर है, शैवाल नलीपोर है। ये सब क्या है, सब मिलके इसको प्रवाल को निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो प्रवाल ऐसा नहीं है कि अकेले निर्मित हो जाए, तो बहुत सारे कारक मिलके प्रवाल के निर्माण में, प्रवाल भित्ति के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। अब ये प्रवाल पाया कहाँ जाता है, मैंने कहा एक कीड़ा होता है वाइट कलर का बहुत छोटा सा, और अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों, जैसे शंख का कीड़ा होता है, शंख का कीड़ा बहुत सॉफ्ट होता है तो अपनी सुरक्षा के लिए अंदर रहता है। और एक बड़ा खोल शंखनुमा, कितना बड़े बड़े आपने शंख देखे, सुरक्षा से कि जो लहरें हैं तरंगे हैं उसके माध्यम से या कोई जीव है उसे खा ना जाए, तो अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसे ये भी अपनी सुरक्षा के लिए एक भित्ति तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। इसको प्रवाल के नाम से भी जाना जाता है, मूंगा के नाम से भी जाना, हम ज़्यादातर सामान्य भाषा में से मूंगा के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, छोटा कीड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। और क्या खाता है, भोजन क्या है इसका, चूना। इसको चूना स्रावी भी कहते हैं। या कैसा चूना खाता है, घुलनशील चूना। पानी में घुले हुए चूने को ही लेता है, ठोस चूने को ये ग्रहण नहीं कर सकता। ठोस चूना दोगे तो ये मर जाएगा। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है कि ये पाया कहाँ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा पृथ्वी और ये हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, 90 डिग्री का ये हमारा हो गया दक्षिण
गोलार्ध, गोले का आधा गोलार्ध, ठीक है। ये पूरा गोला है, बीच में से लाइन खींच दी जिसको अपन कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री आधा हो गया, आधा ऊपर आधा नहीं, तो ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा गोलार्ध, ठीक है। ये 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध जो कि ध्रुवीय क्षेत्र है। इसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की को बोलते हैं हम कर्क रेखा। 23.5 डिग्री सेम है लेकिन इसका नाम क्या हो जाता है, मकर रेखा, ठीक है। कर्क और मकर रेखा ये ऐसे क्षेत्र हैं जो कि गर्म है, उष्ण। अगर इसकी दशाएं बताएं किन क्षेत्र में प्रवाल हेतु प्रमुख दशाएं, किन दशाओं में ये हमें मिलेंगे, कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। तो पहला तो यही हो गया, पहला पॉइंट उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अब देखिए हर शब्द का मीनिंग समझ जाएंगे तो आप आंसर खुद लिख दें। उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्म। कटिबंध का मतलब क्या होता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कहते हैं कटिबंध। मान लीजिए ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री हमने, और 0 से 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, 4, ऐसे करते ही तो हम 90 डिग्री पहुंचते हैं। तो 0 से 1 के बीच में ये जो दूरी है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं, कटिबंध। तो कटिबंध का मतलब पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षांशों के बीच की दूरी को तो कटिबंध कहेंगे, लेकिन देशांतरों के बीच की जो दूरी होगी उसे हम गोर कहते हैं। तो यहाँ हम बात करें कटिबंध की। सूर्य की किरणें, मान लीजिए सूर्य है हमारा और सूर्य की किरणें, बड़ा बना देती हूँ, किरणें आ रही हैं, तो जो उसके सामने पड़ेगा वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, और जो हिस्सा दूर पड़ेगा किरणें क्या होती जाएंगी, तिरछी होती जाएंगी। जितनी तिरछी होती जाएंगी उतना ही उसे लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, और जितना लंबा रास्ता तय करेगी तापमान का क्या होता जाएगा, कमी होती जाएगी, ह्रास होता जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि यहाँ ठंड रहती है, इसीलिए इनको हम कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। दोनों ध्रुवीय क्षेत्र। और जो बिल्कुल सामने पड़ रहा है तो वो भूमध्य रेखा है, बिल्कुल सीध में, तो कम जल्दी पहुंच गया, कम दूरी तय करनी पड़ी, तापमान का ह्रास नहीं हुआ और सीधी लाइन पे पहुंच रही है, इसलिए सर्वाधिक तापमान क्या प्राप्त करेगी, विषुवत रेखा। फिर उसके बाद 23.5 पे भी टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि सूर्य कुछ समय के लिए उत्तरायण होता है, कुछ समय के लिए दक्षिणायन होता है, मतलब उत्तर की तरफ चला जाता है। जब उत्तर की तरफ आता है तो हमारे भारत में क्या पड़ती है, गर्मी। तो अगर आपके यहाँ गर्मी पड़ रही है तो इसका मतलब आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, अगर आपको किताबी भाषा याद नहीं होती है, कि अगर हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है तो उस समय उत्तरायण स्थिति है, और जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है तो दक्षिण। सूर्य दक्षिण की ओर चला गया है तो सूर्य की किरणें हमारे यहाँ दूर तिरछी होके आ रही हैं, इसलिए हमारे यहाँ उसका ताप की कमी हो जा रही है और हमें क्या मिल लग रही है, ठंड। तो अब जैसे जैसे अब आ रहे हैं, देखिए दीपावली किसमें सारा है, अब आपके दिन छोटे होने लग गए, इसका मतलब सूर्य क्या हो गया, दक्षिणायन हो गया। 22 सितंबर को कहते हैं ना कि सूर्य अपने कहाँ चमकता है, मकर रेखा। तो वो स्थिति अब दिसंबर में बिल्कुल कहाँ पहुँच जाएगा, मकर रेखा पे आ जाएगा। 22-23 दिसंबर को सूर्य कहाँ सीधे चमकता है, मकर रेखा पे चमकता है। और 22 अभी सितंबर गया है तो विषुवत रेखा पे, तो विषुवत रेखा से अब दिसंबर में पहुँचते पहुँचते तो एकदम ठंड हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ से दूरी बढ़ती जाती है। भारत की स्थिति बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ स्थिति है भारत की, ठीक है। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो ये भारत हो गया, तो भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से है, तो हम विश्व रेखा के नज़दीक हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं। और यहाँ सूर्य की किरणें सीधी आ रही हैं, तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस क्षेत्र को 23.5 उत्तर और 23.5 डिग्री, इस क्षेत्र को कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। कटिबंध का मतलब मैंने आपको बता दिया, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। उष्ण मतलब गर्म। लेकिन इसके अलावा ऐसा थोड़ा ना, भारत भी है यहाँ पे, तो अरेबिया भी है, अफ्रीका भी है, इसके आगे चले जाएंगे तो ये हमारा इंडोनेशिया वाला पार्ट भी आ जाएगा, इंडोनेशिया वाले हिस्से भी आ जाएंगे, यहाँ श्रीलंका भी आ जाए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हमारी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट भी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा हमारा निचले क्षेत्र पे, ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन क्योंकि इस क्षेत्र में ना केवल स्थल, जल भी तो है, यहाँ अपना क्या है, अंध महासागर है,
यहाँ हिंद महासागर है भारत के पास और यहाँ प्रशांत है। तो यहाँ सूर्य की किरणें सीधी आने के बावजूद भी स्थलीय क्षेत्र तो कम है और जलीय क्षेत्र ज़्यादा है, इसलिए यहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो कंटिन्यू क्या होगी, बारिश होगी, वर्षा होगी। वर्षा होने के कारण जब पानी कैसा आएगा, टेम्परेचर को कम कर देगा, पानी भी मीठा होगा टेम्परेचर। तो यहाँ सर्वाधिक हीट ना होके कहाँ होगी, 23.5 डिग्री के आसपास। तो इसकी क्षेत्र बढ़ के हो जाता है 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। तो पहली चीज़ तो कहाँ पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के मध्य। तो इनका क्षेत्र कहाँ है, गर्म क्षेत्रों में और 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण। देखिए बिल्कुल भूमध्य रेखा पे तो गर्मी रहेगी नहीं बारिश के कारण, उसके ऊपर रहेगी, क्योंकि वहाँ पे तो बारिश हो नहीं रही। तो जो टेम्परेचर आ रहा है वो ज़मीन और ज़मीनी हिस्सा भी बढ़ता जा रहा है, तो टेम्परेचर वहाँ रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें हम, तापमान। तापमान चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर। इससे ज़्यादा होने पे भी ये मर जाएंगे, इससे कम होने पे भी ये जो मूंगा है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आदर्श दशा 20 से 25 डिग्री इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। तीसरी चीज़ इसके लिए चाहिए लवणता, खारापन। लवणता होगी तो चूना मिलेगा, चूना होगा तो उसे खा पाएंगे। लवणता भी कितनी चाहिए, 25% से 30%। ये जो सिंबल है इसे कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशत नहीं, देखिए प्रतिशत का सिंबल होता है ये, और मैं बना रही हूँ एक के संग यहाँ 2। तो ये प्रतिशतता जो लिया जाता है वो किसके लिए लिया जाता है, लवणता के लिए। तो लवणता को हम जब आंकते हैं तो प्रतिशतता में आंकते हैं। तो इसका सिंबल मैंने 25 से 30% इसके लिए औसतन लवणता चाहिए होती है। ज़्यादा हो जाएगा तो जो चूना है वो भी नहीं मिल पाएगा और इनका मुंह बंद हो जाएगा लवणता से, तो ये मर जाएंगे। तो ये तापमान हो गए, ये लवणता की बात हो गई। गहराई की बात करें, गहराई तो 200 फीट औसतन बता रही हूँ मैं, ये नहीं कि कई जगह ये ज़्यादा भी हो जाती है, कई जगह ये कम भी हो जाती है। तो इसकी जो गहराई है तकरीबन आपको ध्यान रखनी है, वो यही रखनी है कि फीट में अगर बात कर रहे हैं तो हम इसकी 200 से कई जगह आपको 300 भी मिलेगी, 200 से 300 फीट, ये मैं औसतन बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम समुद्र में बात करते हैं गहराई की तो वो हम नापते हैं फैदम में। तो आप अगर इसे फैदम में लिखना चाहें तो कितने फैदम उसके लिए चाहिए होता है, तो तकरीबन 30 फैदम से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी। तो गहराई में हम किसका आकलन करते हैं, जो पैमाना होता है वो फैदम होता है, लेकिन फीट में भी लिख दिया है, फैदम में भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा बात करें, तापमान हो गया, लवणता हो गई, गहराई हो गई, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गए, किन क्षेत्रों में पाया जाता है ये भी हो गया। तो ये इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जहाँ ये पाए जाएंगे। अब ये तो हो गई कहाँ पाए जाएंगे, ऐसी कौन सी, जब पाए जाएंगे तो काफ़ी ऐसी एक और चीज़ इसमें ध्यान आ रही है, यह ज़्यादातर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती है। पूर्वी तटों पे क्यों पाई जाती है कि देखिए विश्व में जितने भी महाद्वीप हैं, महाद्वीपों का जो पूर्वी तट है वहाँ गर्म धाराएं चलती हैं। और मैंने इसके लिए कैसा क्षेत्र बताया, उष्ण मतलब गर्म क्षेत्र। तो गर्म क्षेत्र में ये पनपते हैं, तो इस वजह से ये पूर्वी तटों पे, तो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे तो ठंडी धाराएं चलती हैं, तो ठंडे क्षेत्र में तो ये पनप ही नहीं सकते, पैदा ही नहीं हो पाएंगे, मर जाएंगे। और पूर्वी तटों पे गर्म धाराएं चलती हैं, और जब धाराएं चलती हैं तो वो अपने संग बहुत सारी मात्रा में प्लैंकटन लेके आती हैं, शैवाल लेके आती हैं, जिनको ये खाने में यूज़ करते हैं। तो इनके लिए और भी खाना भी मिलता है और इनके लिए रहने के लिए भी अच्छी कंडीशन मिलती है। तो ज़्यादातर ये कहाँ पाई जाती है, महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे पाई जाती है। तो ये तो पाए जाने वाले कारक हैं। किन क्षेत्रों में ये नहीं पाई जाएंगी उनकी बात कर लेते हैं।
प्रवाल भित्ति हेतु हानिकारक दशाएं। ठीक है, क्या क्या हानिकारक है? पहली चीज, ज़्यादा लवणता एवं स्वच्छ जल। पहली चीज, ज़्यादा लवणता होगा तो खारीपन के कारण इनके मुंह में खार जाएगी, जिसकी वजह से जीवित नहीं रह पाएंगे। स्वच्छ जल होगा तो उसमें चूना ही नहीं होगा, और चूना ही नहीं होगा जो कि इनका मुख्य भोजन है। जब इनको वही नहीं मिलेगा तो ये खाएंगे क्या? तो ज़्यादा लवणता भी इनके लिए हानिकारक है, स्वच्छ जल भी इनके लिए हानिकारक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इनका विकास नहीं हो पाता। देखिए, मैंने अभी कारण बताया था, जो विषुवत रेखा है वहाँ सूर्य का प्रकाश तो बहुत मिलता है, उष्ण क्षेत्र है, लेकिन बारिश होने के कारण टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा, पहली कंडीशन टेम्परेचर कम होते ही वहाँ नहीं मिलेगी। दूसरी कंडीशन, जो बारिश होती है वो मीठा जल होता है, और इसके लिए शुद्ध जल, और कहते हैं बारिश का तो बहुत शुद्ध जल होता है, विषुवत रेखा पे तो शुद्ध ही आएगा। तो ऐसे क्षेत्रों में शुद्ध होगा तो उसमें चूना नहीं होगा, चूना नहीं होगा तो ये भोजन क्या करेंगे? इस वजह से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इनका विकास नहीं होता। ज्वार भाटा एवं अधिक तरंगों वाले क्षेत्रों में इनका विकास नहीं होता। देखिए, जब ज्वार भाटा आएंगे तो क्या करेंगे? तेजी से आएंगे तो इनके जो कॉलोनी है उनको नाश करेंगे, और जो इनका शैवाल हैं या इनको प्लैंकटन चाहिए उनको भी विनाश करेंगे। इस वजह से जहाँ इनको भोजन ही नहीं मिलेगा, टेम्परेचर को भी डैमेज करेंगे, इस वजह से उन क्षेत्रों में ये नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर इनका विकास नहीं होगा। पश्चिमी तट पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ क्या चलती हैं? ठंडी धाराएं, और जहाँ ठंडी धाराएं चलेंगी वहाँ ये नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इनके लिए टेम्परेचर गर्म चाहिए। मैंने आपको बताया ना 25 से 30 डिग्री, और जहाँ ठंडी धाराएं चलेंगी तो वहाँ माइनस में चला जाएगा, बर्फ़ के टुकड़े आएंगे, तो वहाँ तो ये वैसे कैसे भी हालत में ज़िंदा नहीं रह सकती। तो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भी ये नहीं पाई जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी चीज़ है, नदियों के मुहानों पर नहीं विकसित होते। देखिए, क्यों नहीं होंगे, मैं आपको भारत का ही उदाहरण बता देती हूँ। ये अपना राजस्थान, ये गुजरात वाला हिस्सा, ठीक है। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ से आती है नर्मदा, और ये आती है हमारी ताप्ती। ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। जब ये अरब सागर में गिरती हैं तो ये बनाती हैं एस्चुरी। एस्चुरी उसे कहते हैं, देखिए, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो तो कहलाती हैं कौन सी? डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में जो गिरती हैं वो बनाती हैं एस्चुरी। ये कि मुहाना कहते हैं, नदी का मुहाना। ये क्या होती है कि अपने संग जो भी मलबा होती है उसको लेके समुद्र में गिरेंगी, लेकिन जो डेल्टा बनाएंगी वो डेल्टा जो गाद है वो डेल्टा वाले क्षेत्र में छोड़ देती है। जो बारीक महीन कण है सिर्फ पानी में वो घुल के समुद्र में जाते हैं। लेकिन जब ये आएंगी डायरेक्ट, ये अपने संग पूरा मलबा लेके आती हैं, तो इस वजह से यहाँ क्या होता है, तट के पास मलबा इकट्ठा हो जाता है। पानी के संग अगर मलबा आएगा, मिट्टी आएगी, तो इन कीड़ों के मुंह में जाएगी। जब मुंह में जाएगी खाने के रूप में, तो मुंह बंद हो जाएगा और ये मर जाएंगे। इसलिए, और उन क्षेत्रों में भले ही वनस्पति विकसित हो जाए लेकिन ये विकसित नहीं हो पाते, इसलिए नदियों के मुहाने वाले क्षेत्र में भी ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
ये इसके अलावा आपको गहराई, अधिक गहराई वाले क्षेत्रों में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां यह नहीं पाई जाती। देखिए, जहाँ तक पानी में सूर्य का प्रकाश होता है वहीं तक ऑक्सीजन होती है, और जहाँ ऑक्सीजन होगी वहीं तक क्या लवणता और चूना पाया जाएगा, और वही इनका भोजन है। और इनको जीवित रहने के लिए भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जब ये पानी के अंदर सूर्य का प्रकाश होता भी है, लेकिन कई बार क्या वनस्पति उगाती है, तो प्रवाल और प्रकाश के बीच में कई वनस्पति अवरोध के रूप में पहुंच जाती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते, और इसी वजह से जो मूंगे का रंग है बजाय हरा लाल होने की वजह से सफ़ेद हो जाता है, विरंजक हो जाता है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रही। इसलिए किसका कारक हो गया, वो सफ़ेद रंग का होगा। तो सफ़ेद होने का कारण मैंने आपको बता दिया, जब प्रकाश ना मिल पाए। तो जब ये यहाँ गिरती हैं तो गाद लेके गिरेंगी, तो गाद के कारण मूंगे का मुंह बंद हो जाएगा, मर जाएंगे प्रेशर से। तो इन क्षेत्रों में आपको, एस्चुरी वाले क्षेत्र में कभी भी आपको मूंगा देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए कहाँ एक और दशा जहाँ ये पाया जाएगा, उत्तम दशा के महासागरीय चबूतरों पर यह अधिक विकास करते हैं। महासागरीय चबूतरे मतलब देखिए, ये समुद्र है, ये स्थल है, और यहाँ से हम चले गए समुद्र। ये मग्न ढाल, ढाल से ये आ जाता है चबूतरा, ये गर्त। तो जब हम इस, ये तो अपनी हो गई पृथ्वी, ये हो गया सागर, ठीक है। जब हम यहाँ से नीचे आते हैं तो ढाल, ढाल मतलब गिरा हुआ है, यहाँ पे पानी नीचे जाएगा, और फिर एक चौड़ा सा, थोड़ा सा जहाँ पे मलबा इकट्ठा होता है उसे कहते हैं महासागरीय चबूतरा। तो ये तो ना बहुत गहराई में होता है ना ज़मीन के ऊपर होता है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी मिल जाता है, और इनको एक सतह भी मिल जाती है, एक नींव मिल जाती है जिसके ऊपर ये डेवलप हो जाते हैं। तो महासागरीय चबूतरे इनके लिए बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पे ये बहुत अच्छी मात्रा में डेवलप होते हैं। भारत में कहें तो हमारे ये लक्षद्वीप जो है, ये लक्षद्वीप हमारा मूंगा निर्मित द्वीप ही है। तो आपसे पूछा जाए कि ये भी जीके में कई बार पूछा जाए, लक्षद्वीप किससे बनाया, तो मूंगे ने ही बनाया। जब एक मूंगा क्या होता है, इसमें मान लीजिए जलीय क्षेत्र है एक, यहाँ पे इनको चबूतरा मिल गया, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश भी आता है। एक यहाँ पे कुछ कीड़े थे, अब ये कीड़े उम्र तो ज़्यादा नहीं होती, ये मर गए, तो जो इसके अगल बगल वाले जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से काम नहीं करेंगे, उन्हें पता पड़ गया कि ये तो मर गए, इनके अस्थि पंजर बचे हैं, तो वो इनके ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इनके अवरोध के कारण नीचे प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा, चूना नहीं मिल पाएगा, तो ऊपर आके विकास करेंगे। फिर इनमें से कुछ मर जाएंगे, तो जो बच्चे कुछ हैं फिर इसके ऊपर आ जाएंगे। तो एक के बाद एक के बाद एक ये क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं, और कई बार ये बढ़ के इतने ऊपर तक आ जाते हैं कि हमें समुद्र की सतह से बाहर हमें इनका ये कि भित्तिरुमा, एक दीवार नुमा संरचना बनती जाती है। इसी कारण इसे कहते हैं प्रवाल भित्ति। तो इसके लिए क्या क्या उपयोगी दशाएं चाहिए, क्या क्या दशाओं में ये पनपती नहीं है, तो ये इसके मुख्य कारक है। अगला हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति के प्रकार की, प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की होती हैं।